डियर लिसनर, इसमें से मैंने रोमांस बहुत कट की हूँ क्योंकि यहाँ पर डीपली सुना नहीं सकते। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिए, तो मैं अपना टेलीग्राम आईडी बनाती हूँ और वहाँ पे आप लोगों को पूरा डीपली में सुना दूँगी। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 141। नैना रेहान को धक्का देने लगी पर कोई फ़ायदा नहीं। रेहान भांग पीने से और भी अजीब तरह से हरकतें करने लगा था। नैना की दोनों हाथों को पकड़ ऊपर की ओर कर दिया और अपना चेहरा उसके चेहरे पर रगड़ते हुए कहने लगा, नैना आई वॉन्ट यू मेल्ट विथ यू, प्लीज़ डोंट से नो, आई नीड यू। उसकी बातें सुन नैना तो डर के मारे एकदम परेशान हो गई। वह लंबी लंबी सांस लेने लगी। वह अपने मन में कहने लगी, रेहान सर पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, ये होश में नहीं है, पर मैं तो हूँ। रेहान पूरी तरह सच में पागल हो चुका था। नैना के शरीर को देख वह अब पूरी तरह बहक चुका था। वह क्या बोल रहा था उसे ही नहीं पता। अगर वह होश में होता तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करता। नैना तुरंत मना करते हुए बोली, रेहान सर आप ये क्या कह रहे हैं, आप इस वक्त होश में नहीं हैं, प्लीज़ मेरे ऊपर से हट जाइए। रेहान बिना कुछ बोले उसके गर्दन पर किस करने लगा। उसके ऐसे करने से नैना तुरंत आंखें बंद कर ली। रेहान किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगा। एक दफ़ा जब वह ज़ोर से काटा तो नैना तेज़ी से चिल्लाई। उसके इतना ज़ोर से चिल्लाने से रेहान अपना चेहरा ऊपर किया। अब उसकी आंखें पूरी तरह लाल लाल हो चुकी थी। वह फिर भी नैना से कहने लगा कि उसे उसके साथ सब कुछ करना है। अगर रेहान होश में होता तो नैना ज़रूर उसके साथ ये सब कर लेती, पर वह तो नशे में ये सब बोल रहा था। उसके कल कुछ याद नहीं रहेगा, उसने क्या कहा था और उसे और क्या किया, वह सब कुछ भूल जाएगा। रेहान उसके साथ जो करने की कोशिश कर रहा था, अगर वह यह सब होश में कहता तो नैना को यह सब सुन अच्छा लगता। नैना अब जोर से ताकत लगाकर उसे धक्का दी, पर बेचारी नाकामयाब रही क्योंकि रेहान ने अपना पूरा भार उसके ऊपर डाल दिया। नैना का बार बार उसे धक्का देना, अपने आप से दूर करना रेहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह नशे में होने के नाते और भी बावला हो चुका था। रेहान का हाथ अब उसकी साड़ी पर गया और वह एक झटके में उसकी कमर से खींच के अलग कर दिया। उसने पल्लू तो पहले ही उसकी जोर से निकाला था, जिसके उसके कंधे पर चोट भी लग गया, और अब उसकी साड़ी। नैना पूरी तरह डर चुकी थी। वह पूरी कोशिश करती पर बेचारी अपने आप को रेहान के चंगुल से नहीं बचा सकी। रेहान जो उसकी साड़ी निकाला था अब उसकी ब्लाउज़ को भी पकड़ खींचने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह जानवर बन चुका हो, क्योंकि उसकी कोई भी हरकत आम इंसान की तरह नहीं था। जिस तरह से उसने उसका ब्लाउज़ खींचकर उसके शरीर से अलग करने लगा था, पर उसका ब्लाउज़ इतना आसानी से निकल नहीं रहा था, जो देख रेहान कभी उसके शोल्डर से पकड़ निकालता तो कभी उसके साइड से पकड़ के नोच नोच कर उसके शरीर से अलग किया और उसकी ब्रा भी झटके में निकाल दिया। अब तो नैना रोती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी ताकत के आगे उसका बस नहीं चलता। यहाँ तक कि नशे में वह और भी ताकतवर हो गया था, क्योंकि वह होश में ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है, और उसके ऐसी हरकत से नैना सिर्फ हर्ट हो रही थी। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर रेहान बिल्कुल भी सुना नहीं। आज वह होने जा रहा था जो नहीं होना चाहिए था। कुछ ही देर में रेहान ने उसके कपड़े फाड़ के निकाल दिए, यहाँ तक कि उसने अपना शर्ट भी एक ही बार में खींच के फाड़ दिया। नैना को बेइंतहा चूमना चालू कर दिया। चूमने के साथ साथ वह उसके पूरे शरीर पर दाग भी छोड़ रहा था। नैना अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पर कुछ फ़ायदा नहीं। उसकी आवाज़ सिर्फ कमरे में ही दब के रह गई,
क्योंकि बाहर अभय जो नशे में अपने कमरे में था, नारायण जी तो नीचे थे। उन्हें क्या पता कि उनकी बहू के साथ ऊपर क्या हो रहा है। कुछ घंटे पहले ही नैना के मामा मामी और पायल सभी लोग घर चले गए, क्योंकि पायल का अगले दिन से कॉलेज जाना था। बंद कमरे में रेहान सिर्फ और सिर्फ नैना को दर्द दे रहा था। अगर यही सब होश में वह दोनों प्यार से करते तो शायद नैना इतना दर्द ना होता। पर यह सब बगैर उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा था, यहाँ तक कि वह खुद से भी काबू नहीं कर पाया। नैना जितना चीखती चिल्लाती रेहान उतना ही उसे दर्द देता और उसका दर्द किसी को सुनाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बजाज मेंशन, शाम 7:25। काव्या फ्रेश होकर बालकनी में जाकर बैठी और मोनिका के कहे हुए शब्दों को रिपीट करके सोच रही थी कि मोनिका उसके भाई से प्यार करती है और ये बात किसी को भी नहीं पता, और उसे पाने के लिए वह इतनी हद तक चली जाएगी। काव्या यह सब जानकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे अब उस दिन की बात भी याद आया जब मोनिका ने मन्नत को पपीता खाने के लिए दे रही थी। उस टाइम भी काव्या ने ही उसे बचा लिया, वरना मोनिका तो उसी दिन अपने प्लान में कामयाब हो जाती। काव्या आज अपने दिमाग पर बहुत जोर दे रही थी। वह सोच कर परेशान हो गई। उसे अब अपनी भाभी के लिए डर लगने लगा कि कहीं मोनिका आगे फिर से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, और बालकनी में यहाँ से वहाँ घूम रही थी और सोच कर उसके दिमाग में दर्द होने लगा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और राहुल बाहर आया। काव्या को न देख वह भी बालकनी में गया। वह अपने एक हाथ में टॉवेल लेकर अपने बालों को पोंछते हुए आया और काव्या से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे नहीं गई? काव्या इतनी गहरी सोच में थी कि राहुल की आवाज़ से वह हड़बड़ा कर उसके तरफ देखी, और उसे इस तरह देखता देख राहुल मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसके गाल को छूते हुए बोला, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रही हो? और ये तुम्हारे कान के पास से कलर अभी तक निकला नहीं है। काव्या राहुल की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। वह तो राहुल को देख सोचने लगी, क्या मुझे राहुल को सब कुछ बता देना चाहिए जो आज मेरे और मोनिका के बीच में बातें हुआ। यह बात राहुल को भी पता होना चाहिए कि मोनिका के दिमाग में क्या चल रहा है। आज वह कितनी बड़ी गुनाह करने जा रही थी। वह यही सब सोच रही थी कि उतने में राहुल उसके आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, काव्या क्या हुआ, इतनी कौन से ख्यालों में डूबी हुई हो, जरा मुझे भी बताओ। उसकी आवाज़ सुनकर काव्या अपने सेंस में आई और अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरते हुए बोली, राहुल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। काव्या का इतना कहना कि राहुल उसके गालों पर हल्के हाथ थपथपाते हुए बोला, मुझे बहुत भूख लगा है, पहले खा लेते हैं फिर बात करना, और मुझे पता है तुम्हें क्या बात करना होगा, यही ना कि जो फ़ोटो निकाले हैं उसके एडिटिंग कर दो। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा कुछ और काम होगा। वह मैं बाद में कर दूंगा, पर अभी मैं खाना खाना चाहता हूँ। काव्या को भी पता था कि आज सुबह से किसी ने भी ठीक तरह से खाना नहीं खाया है। राहुल को पहले ही बताकर उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, पहले खाना खा लेने दे, वरना उसका भी मेरे जैसा मूड अपसेट हो जाएगा। यही सोचकर काव्या ने कुछ नहीं कहा। राहुल टॉवेल को साइड में रखा और कमरे से बाहर जाने लगा। काव्या फिर से एक बार खुद से बोली, हाँ मुझे राहुल को बता देना चाहिए कि आज मोनिका क्या करने जा रही थी। यह जो डिब्बी है वह भी उसे दिखा दूंगी। अगर आज मैंने राहुल को नहीं बताई तो पता नहीं मोनिका कब किसी दिन अपने मकसद में कामयाब हो गई तो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। युग भाई और भाभी के साथ में कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। बहुत सालों के बाद इस घर में खुशी आया है और इस खुशी को बर्बाद होता नहीं देख सकती।
काव्या ने अपना मन बना ली कि वह राहुल को सब कुछ बता देगी। वह बाकी घर वालों को इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि यह कोई छोटी या मामूली बात नहीं थी। अगर सभी घर वालों को इसके बारे में पता चल गया कि बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा और काव्या नहीं चाहती थी कि इस घर को बहुत ज़्यादा बखेड़ा बनाए। इसलिए वह राहुल को बात बताकर सब कुछ सॉर्ट आउट करने में जुट गई। वह भी राहुल के पीछे पीछे नीचे आई और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए क्योंकि आज सभी लोग जल्दी खाना खा रहे थे क्योंकि सुबह से ही होली खेलने के चक्कर में किसी ने भी ठीक तरह से खाना नहीं खाया और अब सभी लोग जोरों की भूख लगी हुई थी। वहीं दूसरे कमरे में मोनिका भी बहुत परेशान थी। उसे तो डर था कहीं काव्या किसी को बता ना दे, पर वह ये भी जानती थी कि काव्या इतनी आसानी से किसी को नहीं बताएगी क्योंकि वह उसकी ननद जो है और वह हमेशा उसकी साइड ही लेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका भाई राहुल को वह रो रो कर सब कुछ बता देगी और उसका भाई उसका ही साइड लगा ना कि अपनी पत्नी का। यही सब सोच मोनिका खुद को तसल्ली देने लगी और वह भी उठी नीचे जाने लगी। अगर वह नीचे नहीं जाती तो कोई न कोई ऊपर आकर उसे सवाल जवाब करता। किसी को कुछ पता न चले उठकर नीचे चली गई और जब वह नीचे आई तो सभी लोग मौजूद थे। मोनिका की नज़र तुरंत काव्या पर गया और काव्या की नज़र उस पर गया। वह दोनों एक दूसरे को बड़े गौर से देख रही थी। उतने में मीरा जी ने सभी के लिए खाना सर्व करने लगी। सब लोग भूखे थे इसलिए सब के सब खाने पर टूट पड़े, पर यह दोनों अभी भी एक दूसरे को घूरे जा रही थी। काव्या ने उसे इग्नोर किया और खाना खाने लगी पर ध्यान देने लगी। वो मोनिका ने उसे इग्नोर करके खुद खाना खाने लगी। करीब घंटे भर के बाद सभी ने खाना खा लिया। राहुल उठा और बाहर टहलने चला गया क्योंकि आज सभी ने जल्दी खाना खाया था। काव्या उसका इंतज़ार कर रही थी कब वह कमरे में आए ताकि वह उसकी बहन के काली करतूतों के बारे में बताए। राहुल बाहर गया तो उसके पीछे युग भी गया और दोनों जाकर गार्डन में बैठ बातें करने लगे। काव्या तो अपने कमरे में आ गई थी और वह बालकनी में कई दफ़ा जाकर देख रही थी कि कब राहुल कमरे में आएगा। ऐसे देखते देखते रात के 11 बज गए और काव्या थक हार कर बेड पे जाकर सो गई और थकने की वजह से उसे बहुत जल्द नींद आ गया। उसे भी नहीं पता राहुल कब कमरे में आया। इधर मेहता बंगलो, रेहान का कमरा, रात के 11 बजे। रेहान अभी भी नैना को छोड़ा नहीं था। नैना उसके नीचे थी तो रेहान उसके ऊपर और दोनों के शरीर पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था और नैना अब पूरी तरह थक चुकी थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं था। वह तो रो रो कर उसकी बुरी हाल हो गया था। अब वह सिर्फ सिसकियाँ ले रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहा था। उसके हाथों की चूड़ियाँ टूट गई थी। यहाँ तक उसके कान में के बूंदे सब कुछ बिखर चुका था। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके तकिए पर एकदम फैले हुआ था। वहीं रेहान अभी भी कंटिन्यू अपनी स्पीड बढ़ाए रखा था। वह अभी भी थका नहीं था, जैसे कि नशे की वजह से उसके अंदर कितनी ताकत आ गया हो। उसे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ऐसा करने से नैना की क्या हाल होगा, बल्कि वह तो उसे नोचे जा रहा था। नैना स्टार्टिंग में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। कई घंटे तक वह चिल्लाती रही पर उसकी आवाज़ से रेहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब जाकर वह एकदम चिल्लाना बंद कर दी। सिर्फ उसे दर्द से कहराने की आवाज़ कमरे में गूंज रहा था। वहीं नीचे नारायण जी अपने कमरे में सो रहे थे क्योंकि शाम होने से पहले ही नैना कमरे में गई थी। तब से वह नीचे नहीं आई और आज सब घर का काम सर्वेंट कदम ने ही किया। उसने रात का खाना भी बनाया और नारायण जी को खिलाया। नारायण जी इसलिए नहीं नैना को बुलाया नहीं, उन्हें लगा बच्चे आज होली खेलकर थक गए होंगे इसलिए नैना सो गई, पर उन्हें
एक दो बार लगा बिना खाना खाए दोनों कैसे सो सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने एक बार सर्वेंट कदम को करीब 8 बजे भेजा था, पर उसने एक ही बार सिर्फ दरवाज़ा खटखटाया और किसी ने नहीं खोला तो जाकर नारायण जी को बता दिया कि वे लोग सो गए हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। नारायण जी ने ज़्यादा ध्यान न दिया और वह खाना खाकर हमेशा की तरह दवाई खाकर सो गए। करीब और आधे घंटे के बाद रेहान उसे छोड़ा और साइड में फैल के लेट गया। जैसे वह उसके ऊपर से उठा और नैना के दोनों पैर फैले हुए थे। वह इस वक्त लेटी रही। ना उसने अपना हाथ छूकर देखी और ना ही कुछ, बल्कि उसकी पलकें बंद हो गई। दोनों के शरीर पर ब्लैंकेट भी नहीं था। दोनों बेड पर ऐसे ही सोए थे जैसे कि बहुत बड़ा काम करके आए हो। नैना की आंखें तो बंद हो गई थी, पर आंसू अभी भी निकल रहा था। उसके हाथ पैर एकदम सुन पड़े थे और कपड़े तो जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे। कुछ ही देर में वे दोनों गहरी नींद में सो गए, पर नैना के कहराने की आवाज़ उसके मुंह से निकल ही रहा था। अगली सुबह मेहता बंगलो। सुबह के 9 बज रहे थे, पर अभी तक नैना नीचे नहीं आई। जो देख नारायण जी सर्वेंट कदम से कहा कि जाकर एक बार नैना और रेहान को नीचे बुला कर लाए, क्योंकि कल शाम से यह दोनों नीचे नहीं आए और उनका दरवाज़ा भी नहीं खुला। नारायण जी का ऑर्डर सुनकर सर्वेंट कदम ऊपर गया और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, पर अभी भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उन्होंने एक दो बार ही दरवाज़ा खटखटाया और उनकी पहले से आदत थी कि रेहान को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए वह तुरंत नीचे और आकर नारायण जी को भी बताया कि दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा है। यह सुनकर नारायण जी अब परेशान होने लगे, क्योंकि दोनों अभी तक नीचे नहीं आए। वे दोनों दरवाज़ा खोल नहीं रहे। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगा। नारायण जी ने कहा, जाओ जाकर अभय को उठाओ। उनके कहने पर सर्वेंट कदम तुरंत अभय के कमरे में गया तो देखा दरवाज़ा पहले से ही खुला था, क्योंकि अभय ने दरवाजे को अंदर से बंद नहीं किया था। जो देखकर वह अंदर आ गए तो देखा अभय कल के कपड़ों में ही है और उसके शरीर पर अभी भी रंग लगा हुआ है। जो देख सर्वेंट कदम ने अभय को उठाने लगा, पर वह जल्दी से उठ नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पलकें झपकाते हुए आंखें खोलकर देख सामने कदम है। सर्वेंट कदम अभय को उठाते हुए कहा, बड़े मालिक आपको नीचे बुला रहे हैं, तुम चलो मैं आता हूँ। कदम उसके कमरे से बाहर निकला तो अभय वापस सो गया और कदम नीचे आकर बता दिया कि अभय कल के ही कपड़ों में अभी तक सोया है। उठ तो गए पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक बाहर से एक हाउसकीपिंग अंदर आया और वह सर्वेंट कदम को बताया कि बैकयार्ड में से यह सब मिला है। उसके हाथ में बचा हुआ भांग था। अभय और रेहान ने जो कल भांग पिया था वह बचा हुआ सब उन्होंने वहीं छोड़ दिया। वे सब लाकर उसने सर्वेंट कदम को दिखाया तो नारायण जी ने भी देखा और वह समझ गए कि उनके दोनों नालायक बेटों ने कल पिया है, इसलिए उनको नशा चढ़ा है। पर सवाल नैना का उठ रहा था, वह थोड़ी ना भांग पी होगी। ऐसा तो नहीं उसने भी पी रखी है। नहीं, वह नहीं पी सकती। नारायण जी ने तुरंत मोबाइल ले रेहान को कॉल लगाया, पर उन्होंने कदम को फिर से कहा कि जाकर दरवाज़ा खटखटाए, पता लगाए क्यों नहीं दरवाज़ा दोनों खोल रहे हैं। अगर नारायण जी व्हीलचेयर पर ना होते तो कब का जाकर पता लगा लेते, पर वहीं व्हीलचेयर पर होने के नाते उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना
करना पड़ता है। सर्वेंट कदम ऊपर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाना चालू कर दिया तो वहीं नीचे नारायण जी अपने मोबाइल ले रेहान को कॉल किए जा रहे थे। ऊपर कमरे में नैना बेसुध सोई थी तो उसके बगल में रेहान जो पेट के बल सोया था। तुरंत मोबाइल की आवाज़ से उसके पलकें हिलने लगी क्योंकि नारायण जी लगातार कॉल किए जा रहे थे। ऊपर से अब सर्वेंट कदम भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा और साहेब साहेब करके आवाज़ भी दे रहा था, जिसके चलते रेहान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते ही कोशिश किया। उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही साथ में उसके पूरे शरीर में भी दर्द से उसका बदन टूट रहा था। अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था पर ठीक तरह से खुला नहीं पा रहा। मोबाइल और दरवाजे की आवाज़ कंटिन्यू उसे सुनाई देने लगा। बड़ी हिम्मत करके उसने अपनी आंखें खोला और सिर उठाने की कोशिश किया पर उठा नहीं पा रहा। पास तकिए पर सिर रखकर सोने लगा पर आवाज़ इतना ज़ोर ज़ोर से शोर होने लगा कि मजबूरन उसे अपनी आंखें खोलना ही पड़ा और वह अब पूरी तरह आंखें खोल अपना हाथ आगे बढ़ा के मोबाइल टटोलने लगा। वह मोबाइल हाथ में ले बिना देखे ही बंद कर दिया पर अब वह दरवाजे की आवाज़ से वह नहीं बच सकता। उसका चेहरा नैना की तरफ नहीं था बल्कि दूसरी ओर था और जब वह पूरी तरह आंखें खोला उठने की कोशिश किया कि उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। फिर से बेड पर वैसे ही लेटा कि कदम दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था कि अब रेहान एक हाथ बेड पर टिका तेजी से उठा और उसके शरीर पर इस वक्त कपड़े के नाम पर एक धागा भी नहीं था और वह जैसे बेड से उठा अपनी दोनों पैर नीचे फ्लोर पर रखा कि उसे तुरंत महसूस हुआ कि वह कुछ पहना हुआ नहीं है। वह तुरंत अपनी नज़र नीचे झुकाकर सच में वह बिना कपड़ों में था। वह तुरंत अपना गर्दन मरोड़ के पीछे देखा। नैना को बिना कपड़ों में एकदम सीधा सोई हुई थी। उसे इस हालत में देख तो उसकी आंखें एकदम फैल गई और उसके सीने में अचानक से धक धक हुआ। अब नैना रेहान के सामने एकदम बगैर कपड़े में थी और उसे इस तरह देख रेहान तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर लिया, उल्टी सांस लेने लगा। अपने आप को देखने लगा तो पूरे चेस्ट पर नाखून के निशान बन चुका था। ये सब देख तो उसे समझ गया कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। वह अपनी आंखें बंद किया और दिमाग पर जोर देने लगा। ऐसा तो नहीं था कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा बल्कि उसे अब बहुत कुछ याद आने लगा। वह आंखें बंद किए सोच ही रहा था कि उतने में दरवाजे पर सर्वेंट कदम फिर से दरवाज़ा बजाते हुए साहेब साहेब आवाज़ देने रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर रेहान बेड पर से उठा और जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर नैना को कवर किया। उसके बाद वह अपने कपड़े को आसपास देखने लगा तो उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी नज़र नैना के कपड़ों पर गया जो इस वक्त फ्लोर पर पड़ी थी तो वह उठाकर हाथ में लिया। उसके ब्लाउज़ के 3 टुकड़े थे, यहाँ तक कि उसकी शेप वेयर बीच में से ही फटा हुआ था और साड़ी तो थोड़ी दूर पर फैला था। रेहान तो ये सब देख बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये सब देख रहा था। उसी में बार बार दरवाजे की आवाज़ आ रही थी। वह जल्दी से वॉशरूम में गया और टॉवेल कमर में लपेटकर बाहर आया। दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार वापस पीछे मुड़ के अपने बेड की तरफ नैना को देखा। उसके बाद उसने दरवाज़ा थोड़ा ही खोला और अपना सिर थोड़ा सा बाहर निकाल कर सर्वेंट कदम से कहा, इस तरह बार बार दरवाज़ा क्यों बजा रहे हैं आप?
रेहान की इतनी कड़क आवाज़ सुन कदम सहम गया और वह तुरंत धीरे आवाज़ में बोला, साहिब मालिक ने आपको और बहू रानी को नीचे बुलाया है। आप दोनों कल शाम से नीचे नहीं आए हैं और ना ही खाना खाए हैं, इसलिए मालिक परेशान हो रहे हैं और उन्होंने अभी आपको कॉल भी किया क्योंकि टाइम भी 9 बज के जा रहा है और आपने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए वह परेशान हो गए हैं। सर्वेंट कदम की बातें सुन रेहान एकदम शांत हो गया। वह तो इस वक्त किसी और के ख्यालों में था। वह तुरंत कहा, आप नीचे जाइए, डैड को कह दीजिए मैं कुछ ही देर में नीचे आ रहा हूँ। सर्वेंट कदम अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला गया और जैसे नीचे आया तो वह तुरंत नारायण जी को बताया कि अब जाकर नारायण जी को कहा कि कुछ देर बाद साहिब और बहुरानी नीचे आने वाले हैं। जो सुन नारायण जी को तसल्ली मिला, वरना वह तो बहुत कुछ सोच के परेशान हो चुके थे। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगा कि क्या हुआ होगा कि दोनों में से एक भी नीचे नहीं आ रहा। इधर ऊपर सर्वेंट कदम के जाने के बाद रेहान ने दरवाज़ा बंद किया और तेजी से बेड के पास आया। वह एक बार फिर से अपने कमरे को घूर कर देखने लगा। नैना की ब्रा पेंटी बेड पर इधर उधर फैला हुआ था। रेहान अपने बेड के पास आया और बैठ नैना के चेहरे को देखने लगा, जो उसके गालों पे आंसुओं के निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें बहुत सूजी हुई थी, जो देख रेहान तो और भी परेशान होने लगा। परेशान होने के साथ साथ तो वह डर भी रहा था और वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर नैना के गाल को छूने वाला था कि तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया। टाइम देखा तो सच में अब 9:30 होने को आ गया है, जो देख रेहान तुरंत नैना के गाल छूकर उसे उठाने लगा। नैना बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी। वह जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी थी। उसने अपना शरीर एकदम ढीला छोड़ दिया। अब तो रेहान का हाथ कांपने लगा। वह बहुत ही परेशान हो गया। अब वह अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ नैना नैना कहकर आवाज़ देने लगा। नैना की आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। रेहान उसके चेहरे को छोड़ अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। रेहान जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और ब्लैंकेट धीरे धीरे नीचे सरकाने लगा तो देखा उसके गर्दन पर लाल नीले रंग के निशान पड़ चुका है। उसने ब्लैंकेट और भी नीचे सरका, जो उसने उसे बेरहमी से जख्म दिया है। रेहान तुरंत ब्लैंकेट ऊपर कर दिया। उसकी धड़कनें इतनी तेजी से धड़क रहा था और डर भी बहुत रहा था। अब वह पूरी तरह घबरा चुका था कि उसने यह सब क्या कर दिया। रेहान प्यार से उसके चेहरे को वापस पकड़ और नैना को उठाने लगा। नैना उठो, प्लीज़ नैना उठो, नैना नैना। रेहान लगातार नैना को उठा रहा था पर नैना उठी नहीं। यह देख रेहान तो परेशान हो गया। वह तुरंत अपना मोबाइल ले डॉक्टर को कॉल लगाया और उन्हें अर्जेंट घर आने के लिए कहा। डॉक्टर को घर आने के लिए भी ज़रूर आधा घंटा तो लग ही जाएगा। यह सोच वह और भी परेशान हो गया। उसे टेंशन तो इतना आने लगा। कुछ सोचकर उसने नैना के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और झुककर उसे उठाने को हाथ आगे बढ़ाया तो उसे देख तकलीफ हुआ। रेहान झट से अपनी आंखें खोला और नैना को गोद में उठा वॉशरूम की तरफ ले गया। अपने पैर से दरवाजे पर लात मारकर खोल दिया और उसे अंदर लेकर गया। नैना को लेकर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसे खड़ा किया और एक हाथ से शावर ऑन किया। पानी नैना के शरीर पर पड़ा। वह तुरंत हड़बड़ाते हुए आसानी अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाने लगी, नहीं,
प्लीज़ नहीं, मुझसे नहीं होगा। रेहान फ़िक्र करते आगे कहा, नैना मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मर जाऊंगी मैं। नैना ये कहते वक्त अपना चेहरा रेहान के सीने में छुपा ली तो वहीं रेहान तुरंत शावर बंद कर दिया क्योंकि पानी पड़ते ही उसके शरीर में जलन महसूस हुआ। जो रेहान समझदारी दिखाकर तुरंत शावर बंद किया। नैना अपने दोनों हाथ और चेहरा उसके सीने में छुपाए फिर से रोने लगी। वह लगातार बड़बड़ाए भी जा रही थी, मत करो प्लीज़ मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर तो पता चल रहा था कि वह अभी भी होश में नहीं आई हुई है। रेहान तुरंत हल्के हाथ से उसके गर्दन को पकड़ा, थोड़ा सा पीछे किया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसके ऐसे करने से नैना अपनी पलकें झपकाने लगी। रेहान बड़े प्यार से बोला, नैना होश में आओ, देखो मुझे। नैना अब मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम मुझसे डरो मत। क्योंकि नैना जिस तरह रात में डरी हुई थी वह अभी भी वैसे ही शब्द बोले जा रही थी। वहीं रेहान ने फिर से शावर ऑन किया। उसने शावर इसलिए ऑन किया क्योंकि वह जान गया कि जब तक उसके शरीर को थोड़ी ठंडक नहीं मिलेगा तब तक वह अच्छे से होश में नहीं आएगी। रेहान उसे अपनी बाहों में ले यूं ही 10 मिनट तक शावर के नीचे खड़ा रहा। जब उसको ठंड लगने लगा तब रेहान ने तुरंत शावर बंद किया। नैना के तरफ देखा तो वह दांत कटकटा रही थी। रेहान उसे खड़ा करके साइड में बने हैंगिंग में से 2 बाथरोब उतारा। नैना के तरफ जैसे रेहान के शरीर पर गया तो उसे बिना कपड़ों का ही था। वह तुरंत अपने आप को देखी तो वह भी शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान तेजी से उसके पास आया और उसे अपने हाथों से बाथरोब पहनाया और खुद भी पहन लिया। तुरंत उसे गोद में उठाकर बाहर लेकर आया और उसे सोफे पर बिठा दिया और जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा खोलने लगा। कमरे में लगे हुए पर्दों को उसने साइड में कर दिया ताकि कमरे में धूप आ सके। रेहान के हाथ में इस वक्त एक सफ़ेद कलर की टॉवेल थी। वह टॉवेल लेकर नैना के पास आया और उसके बालों को पोंछने लगा। नैना एकदम फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जो देख रेहान ने उसके बालों को छोड़ दिया और उसके सामने आकर घुटने के बल बैठ गया। नैना ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर ली और अपना मुंह दबाए सिसकियां लेकर रो रही थी। सच में उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रह गया। रात को उसने खाना भी नहीं खाई थी और रेहान ने उसे पूरी तरह चूस लिया था। अब वह ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसको इस तरह मुंह फेरता देख रेहान पहले तो अपनी आंखें बंद किया, फिर लंबी सांस छोड़ते हुए आंखें खोल नैना की तरफ देखते कहा, नैना कल रात जो कुछ हुआ, अगर मैं होश में होता तो मैं तुम्हें कभी इतना हर्ट नहीं करता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुआ है। मैं तुम्हें सॉरी बोल कर माफ़ी नहीं मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत शर्म आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी बेरहमी से पेश आया हूँ। ऐसा क्या कहूँ जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो? ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? छोटा सा शब्द सॉरी तो मैं नहीं कह सकता हूँ। रेहान बहुत रुक रुक के अपनी शब्द बोल रहा था और उसकी बातें सुन नैना और जोर जोर से रोने लगी। वह इस वक्त सोफे पे बैठी थी तो वह तुरंत रोते हुए लेट गई क्योंकि उसे इस वक्त बैठा भी नहीं जा रहा था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।